ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जो कि मकसूदा जीटी रोड जालंधर में स्थित है। सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जालंधर व इसके आसपास के लोगों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया। शुरुआत में ये हॉस्पिटल 50 बेड वाला एक हॉस्पिटल था जो अब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत डॉक्टर सीनियर लॉरेंस के द्वारा की गई जो कि बेहद एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। उनके मन में भारतीय लोगों की सेवा की इच्छा थी। इस हॉस्पिटल में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। क्रिसमस के मौके हमारी टीम ने यहाँ के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की जिन्होंने हमें हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर आप भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो पहुँचे सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, मकसूदा जीटी रोड, जालंधर सिटी। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से सेवाएं दी हैं जालंधर के एरिया में और आसपास के एरिया में। और बात करें, स्वागत है जी आपका हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो एक सेवा का केंद्र बना हुआ है, पिछले लंबे समय से सेवाएँ दे रहे हैं और जैसे विद्या के माध्यम से लोगों को सेवाएँ देनी, हेल्थ के माध्यम से सेवाएँ देनी, और ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें सेवाएं को ज़्यादा जो है एम्फसाइज किया जाता है, सेवाओं के ऊपर ही रहता है। और बहुत सारे जो पेशेंट है यहाँ से ठीक होकर सारे वर्ल्ड में जो है आपका जो ये ऑरा है फैल रहा है। हाँ जी, तो हमारा हॉस्पिटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए चैरिटेबल हॉस्पिटल। सो जो पेशेंट इधर आता है जिसका पास पैसा कमी है तो भी हम किसी को तिरस्कार नहीं करते, सबको ट्रीटमेंट देते इधर से भेजते हैं। पुअर पेशेंट बहुत सारे आता है। मोस्टली हमारे हॉस्पिटल अभी रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। जो सिटी में जितना हॉस्पिटल है उधर से ही उन लोग तिरस्कार करते हैं कभी बिना पैसा के कारण, जिसके पास इतना फंड नहीं है। फिर हम इधर से सभी को स्वागत करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है उसको स्वागत करके उसको इलाज करके भेजते हैं। फिर हम कभी ये बिजनेस नहीं है, हमारा हॉस्पिटल तो बिजनेस नहीं है। ये तो हम प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। उसका जो जब प्रभु ईसा मसीह इधर दुनिया में आए थे तब उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिशन था रोगियों को और पीड़ितों को और जो पुअर जिसमें जो इसमें नीचे लोगों को उद्धार करना, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। वो मिशन अभी हम आगे चलाता है। वो सफलता उसमें सफलता में हम भी बहुत खुशी के साथ हम यही काम करता है। इधर जो भी डॉक्टर इधर आता है वो भी उसका माइंड भी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। उसको भी एक अपने आप में एक वो चीज़ दिखने लग जाती है कि हमने सेवा के भाव से डॉक्टरी का जो है प्रोफेशन चुना हुआ है। और सारे डॉक्टर, क्योंकि जालंधर में मेरा ख्याल है कि जो बड़े बड़े भी हॉस्पिटल भी हैं वो लोग भी यहाँ सेवा करके गए हैं और वही सेवा का कारण ही है उनको अब फल मिल रहा है। जी, जो डॉक्टर्स इधर आता है पता नहीं, जब हम जिन लोग आएगा क्या सोच के इधर आते हैं हमको नहीं पता। जब इधर आते हैं उन लोगों का मन भी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। वो भी बहुत सेवा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इधर का जो डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो भी उनका मन भी इसी तरफ से तैयारी हो जाता है लोगों को सेवा करना, पुअर लोगों को सेवा करना। उनका माइंड भी ऐसे बिजनेस माइंडेड नहीं है। कोई भी डॉक्टर जब इधर आते हैं उनका मन भी परिवर्तन हो जाता है, हमें वही देखता है। क्रिसमस का पवित्र दिहाड़ा जो आ रहा है, ये दिन जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह जी के दिन हैं जिनमें लोगों के मन को एक खुशी और सारे वर्ल्ड में चारों जो वर्ण हैं वही इसको बहुत ही श्रद्धा से मना रहे हैं क्रिसमस को, और आपसी भाईचारे का जो संदेश लेकर। क्योंकि हमेशा जो क्रिश्चियंस हैं वो सेवाएं करते रहते हैं अपनी। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू आया, वो मुसलमान आया, वो सिख आया। यहाँ तो है कि हमने सेवा करनी है, हमारा बाप सेवा का है और उसी सेवा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी के जो दिन आए हैं जिनमें खुशबू फैल रही है सारे तरफ और लोगों के मन में जो है एक श्रद्धा जो पैदा हो रही है। जी, क्रिसमस के बारे में आप पूछेंगे तो मेरे को इतना बोल सकती हूँ, क्रिसमस खुशी है, क्रिसमस शांति है, क्रिसमस उत्साह है,
क्रिसमस एक नया उमंग है। वो क्रिसमस का मतलब ये है लव एवरीबडी, गिव लव टू एवरीवन। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आस्था का केंद्र ये जो हॉस्पिटल है सेक्रेड हार्ट, जिसमें आप एज ए पेडिट्रिशियन सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर काम करने से एक गॉडली जो है ताकत मिलती है बंदे को और मज़ा आता है यहाँ काम करने में? और जैसे हम बात कर लें कि ये हॉस्पिटल एक चैरिटेबल की तरह सेवाएं दे रहा है और हमेशा पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हॉस्पिटल में जैसे आपने कहा ही है कि चैरिटेबल कर रहे हैं, ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आप परमात्मा के साथ भी जुड़ रहे हैं और आपको एक प्रॉपर हेल्थ केयर भी मिल रही है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें बच्चों की बात कर लें तो बच्चे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो है बहुत ही कॉमन हुआ पड़ा है और लोग पफ देने से थोड़ा घबराते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पफ तो बहुत ही आज सेफ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसे जैसे कई लोग जो नेबुलाइजेशन थोड़ा लोग के थोड़ा झिझक देने पे इसे नहीं लेनी है कि ज़्यादातर लोग तो कई लोग जो आप इनहेलर देने हैं कि आप वो भी थोड़ा लोग की डर देने पे इसे नहीं यूज़ करना है। मैं तो इससे यही कहूँगा कि ये एक सेफ्टी, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, इतना कोई एडिक्शन नहीं होती, सानू इसमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे एक मिशनरी में सेवा कर रहे हैं और जब इंसान अंदर आता है सेक्रेड हार्ट के हॉस्पिटल में तो उसको एक खुशबू आने लग जाती है, उसके माइंड में एक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और अंदर आते ही चाहे कितना भी बीमार पेशेंट है उनको एक रिलीफ सा मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो प्रतिभा देखता है और जब अंदर आता है एटमॉस्फेयर देखता है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी जाना शुरू हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आप भी मिशनरी भी हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट होकर साथ में सेवा में भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हर बार बच्चों बीमारी के साथ अपने कमरा में आने से बहुत खुश होते हैं। जो रोना बच्चा बाहर इतना चिल्ला रहे तो फिर अंदर आने से एकदम खुश होके इधर शांत बैठते। पर बीमारी भी ऐसा है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं हमेशा इतना बात नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार और शांति का संदेश में मेरे इंटरेक्शन से देते हैं। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को बच्चा को मैं समर्पित करती हूँ, फिर दवाई लिखती हूँ। एक बार दो बार दवाई लेने से पेशेंट्स बोलते हैं बिल्कुल ठीक होते। ये तो मुझे 100% पता है प्रभु की आशीष है। वो पेशेंट को भी मैं दोबारा आने से समझाते हैं ये यीशु मसीह का आशीष है, मेरी नहीं है, लेकिन दवाई से भी ऊपर काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यही तो मेरी रेगुलरली इन द ओपीडी में फेस करती हूँ। डॉक्टर जैन, और क्या कहना चाहेंगे कि आप अभी इस हॉस्पिटल में आए हैं, कैसा आपको लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू वर्क। वर्क कल्चर बहुत ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, स्टाफ बहुत सपोर्टिव हैगा एंड मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्टिव हैगी है। ऑल माई नीड्स आर बीइंग मेट एंड फॉर पेशेंट एंड फॉर हॉस्पिटल डॉक्टर्स बोथ इट्स अ वेरी गुड प्लेस। जॉइंट रिप्लेसमेंट ते जॉइंट प्रेजर्वेशन आर देयर। ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि पेशेंट साढ़े को किस स्टेज ते आंदा हैगा। इफ़ ही कम्स अर्ली तो आर मेन गोल इज़ टू प्रिजर्व द नेटिव जॉइंट, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। बट जे पेशेंट आंदा ही साढ़े को उस स्टेज ते हैगा कि जिथे आपां विदाउट रिप्लेसमेंट पेशेंट का कुछ नहीं कर सकते और फायदा, दैन वी हैव टू कंसिडर रिप्लेसमेंट। कंसिडरिंग मॉडर्न ट्रेंड पेशेंट आर गेटिंग अवेयर, जे साढ़े को जल्दी आ सकते हैगे है तो आर ट्रीटमेंट गोल इज़ टू प्रिजर्व द नेटिव जॉइंट। ਉਹਦੇ ਲਈ वी हैव वेरी एडवांस टेक्निक्स विद एक्सरसाइज मैडिसिन। जो काम नहीं करदियाँ वी हैव रीजनरेटिव मैडिसिन जिस विच असी नी विच स्पैशल स्टैम सैल्स के इंजैक्शनस लगा सकते हैं। जे वो भी काम नहीं करदियाँ हैगियाँ, पेशेंट लेट स्टेज ते आंदा है, दैन वी हैव टू कंसिडर नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। बात करा रहे हैं आपकी डॉक्टर हरप्रीत जी के साथ जो न्यूरो सर्जन हैं और लंबे समय से सेवाएं सेक्रेड हार्ट में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है, किसी समय पर कहते थे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा जो है डेथ्स का शिकार होते थे, लेकिन आजकल जैसे आप डॉक्टर्स ने निजात पाली इसके ऊपर भी, और अगर समय रहते ही मरीज़ आ जाए तो काफ़ी चीज़ें संभव है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने बोला कि अगर समय रहते पेशेंट आ जाए तो हमें यही बताया जाता है कि टाइम इज़ ब्रेन। तो जब भी कोई ब्रेन का हेमरेज या कोई ब्लॉकेज वगैरह होती है तो हम पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि टाइम रहते ही आप आएँ और अपना इलाज करवाएं। बिकॉज़ जो पुराने टाइम में थे, आज से 10-15 साल पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे जालंधर में कि को पेशेंट को हम अच्छी ट्रीटमेंट दे सकें। बट एट प्रेजेंट मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो जालंधर में ट्रीटमेंट है, हमारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, हम एक सेट वर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स की ट्रीटमेंट सारी करते हैं। तो दिस इज़ माय मैसेज कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ब्रेन का रिगार्डिंग कोई हेमरेज, कोई ब्लॉकेज, कोई ट्यूमर हो तो हमारा डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट सक्षम है इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग आमतौर पर घरेलू नुस्खे और अफीम यूज़ करने लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उनको इस चीज़ के लिए पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए कि आपने हमें क्या करना है? क्योंकि कई बार डोज डबल हो जाती है, जैसे पहले अफीम ली हुई है, डॉक्टर आया तो वो भी न्यूरो का उसने कर दिया, तो कई पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये जो पुराने टाइम्स की कुछ चीज़ें हैं, जैसे अफीम दे दिया या कुछ जैसे कुछ हुआ, कोई मिर्गी का दौरा हुआ, कुछ पेशेंट को जूता सुंघा दो, ये सब नहीं दो, ये कुछ साइंटिफिक बेसिस बातें नहीं हैं। ब्रेन हमें कोई ब्रेन की जो स्टडीज़ होती हैं, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, तो कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं हमें पढ़ाया गया कि हम पेशेंट को अफीम वगैरह दें या कुछ ऐसा करें। रादर दैन हम टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम रहते अगर जल्दी पहुंच जाएं तो पेशेंट का जो एक साइड की वीकनेस होती है अटैक के बाद, तो वो पूरी ठीक हो सकती होती है। बिकॉज आजकल ऐसे इंजेक्शन हमारे पास हैं, अगर पेशेंट अटैक होने के 4 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, हम इंजेक्शन लगा देते हैं और पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद उसको किसी तरह की कोई पैरालिसिस का शिकार नहीं होना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विकास जी के साथ, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, सेवाएं दे रहे हैं सेक्रेड हार्ट में। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि वो सर्जरी जो पहले बहुत ही लॉन्ग होती थी और क्योर करने में बहुत बड़ा समय लगता था, वो सर्जरी आजकल आपने लेप्रोस्कोपिकली बहुत ही उसको छोटा कर दिया है, जिसके साथ टाइम कंज्यूमिंग भी कम है और कट भी बहुत कम लगते हैं। हाँ जी, लेप्रोस्कोपी ने इलाज का तरीका बहुत बदल दिया है। लेप्रोस्कोपी के आने से पेशेंट को चीरा तो छोटा लगता है पर काम उतना बढ़िया तरीके से हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट को चोट कम लगती है। पहले हम हाथों से ऑपरेशन करते थे, चीरा लगा के पेशेंट को पूरा वुंड खोला जाता था, सारे काम हाथ से ही किया जाता था। आजकल दूरबीन के आने से, लेप्रोस्कोपी के आने से हम वही छोटे छोटे पोट या छेद बना के पेट पे या किसी भी अंग में, और दूरबीन के द्वारा ही वो ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। उससे मरीज़ को चोट कम है, आराम जल्दी आता है, मरीज़ जल्दी अपने घर पे जाता है, दवाई की लागत भी बहुत कम होती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जल्दी पहुंच जाता है और कामकाज पे जल्दी लौट आता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कई बार लोग लाइटली ले लेते हैं किडनी स्टोन्स को, और वही स्टोन जो वो आगे जाकर बहुत भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और उनको किडनी में इफेक्ट जो होने शुरू हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी आपका कोई स्टोन है तो आपको एक स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो टोटके करते रहते हैं, मैंने ये ले लिया, वो ले लिया, उसके साथ मेरी निकल जाएगा। देखो, गुर्दे की पथरी, किडनी की स्टोन बनने का सबसे मुख्य कारण है कि पेशेंट पानी कम पीते हैं हमारे इलाके में, और हमारा पानी जो है वो हार्ड वाटर है, सख्त पानी है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स मिले रहते हैं, जिसकी वजह से पथरी बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को टोटके करने से ज़्यादा पानी पीने में ज़्यादा व्यय रखना चाहिए। बाय चांस अगर पथरी बन गई है और वो नुकसान कर रही है तो उसी समय किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि गुर्दे को नुकसान ना हो, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो जाए या गुर्दे को नुकसान होना शुरू हो जाए तो उसके बाद पेशेंट की जो तकलीफ है वो बढ़ जाएगी और उसको इलाज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम से समय से मरीज समय रहते मरीज डॉक्टर से इलाज ले लेगा तो इलाज में खर्चा जितना होना है वो भी कम हो जाएगा और आगे के ऑपरेशनों से भी मरीज बच सकता है। जैसे पित्ते की पथरी, जिसके लिए फिर बाद में पित्ता ही निकालना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे कि थोड़े समय तक तो हम उसको बचा सकते हैं मेडिसिन के साथ, और लेकिन लास्ट रिजॉर्ट उसका पित्ता निकालना है?
पित्ते की पथरी का अभी तक दुनिया में यही ऑपरेशन है। ये लोगों को बहुत मन में मिसकंसेप्शन है कि पित्ते की पथरी का इलाज पथरी अकेला निकालने से काम हो जाता है, पर पित्ते की पथरी को अकेले निकालने से कोई काम नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो पित्ते की दीवार है जो पथरी बनाती है। पथरी बार बार बनेगी, अगर हम पथरी निकाल भी देंगे तो दोबारा पथरी बन जाएगी अगर पित्ता वहाँ छोड़ दिया जाए। इसका किताब में अभी तक कोई ये ऑपरेशन नहीं है जिसमें बोलते हैं कि पथरी नहीं निकालना, पथरी निकालना है और पित्ता छोड़ देना है। पित्ते को निकालना ही पथरी का इलाज है, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो पित्ते की दीवार है जो कि पथरी बार बार बनाएगी। कोई ही मरीज ऐसा है जिसमें हम पित्ता नहीं निकालते, जो ऑपरेशन के लिए काम फिट नहीं है या जिसका हार्ट का स्टेटस ऐसा है जिसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसको हम पित्ता छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो पित्ते की पथरी का हल है वो पित्ता निकालना ही है। ये लोगों में मन में बहुत भ्रम है कि पित्ता नहीं निकाला जाएगा, पित्ता निकालने से कुछ होगा। पित्ता निकालने से कुछ नहीं होता, मरीज बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे पहले खा पी रहा होता है वैसे ही ऑपरेशन के बाद सब कुछ खा पी सकता है। पथरी निकालने के लिए वो पित्ते की फैक्ट्री निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सर हम सिस्ट्स की बात कर लें तो क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ में जैसे पानी की पहले रसौलियाँ बनती हैं और धीरे धीरे वो भी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, और वो भी जैसे टोटकों के साथ ही कोई ना कोई चीज़ सिस्टम में पहन दे होया सी इतना होया, क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए और आपको किसी स्पेशलाइट के साथ ही जाना? देखिए, जो अंडेदानी की रसौलियाँ हैं ये या बच्चेदानी की रसौलियाँ हैं, ये भी कई तरह की होती हैं। अंडेदानी की जो रसौलियाँ हैं वो औरतों में हर महीने बननी है। जैसे महीना आना है तो वो अंडेदानी में रसौली बनानी है, क्योंकि अंडेदानी ने हर महीने एक अंडा निकालना है, जिसको कि अगर वो शुक्राणु से ना मिल पाए तो वो रसौली ने फूट जाना है और ख़त्म हो जाना है। पर कई बार ये रसौलियाँ फूटती नहीं हैं, बड़ी हो जाती हैं या इनमें खून बह जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये दर्द दे सकती हैं या बड़ी रसौली बन सकती है, तो उसको इलाज कराना ज़रूरी है किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेके, ताकि आजकल तो इनका भी इलाज दूरबीन से संभव है, तो वो कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे चीरों से ही, दूरबीन से ही ये इलाज संभव है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਗਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਰਿਸਕ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਤਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਲੌਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਧਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਕਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਮਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਮੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ MRI ਕਹੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਵ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਰੋ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਲੱਛਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੱਛਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦੁਖੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਵਿਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗਠੀਆ ਗੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੂਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ACL ਜਾਂ PCL ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਨੀਸਕਸ ਝਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਡੇ ਜੋ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗੋਡਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੀਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਂਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੀਰਾ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू जी सर। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गलेरिया जी के साथ, जो कि एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें हर तीसरा चौथा जो इंसान है वो शुगर से ग्रस्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कहते हैं कि आने वाले समय में जो इंडिया है वो कैपिटल हो जाएगी शुगर की, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो ऑलरेडी शुगर का कैपिटल बन ही गया है लगभग, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि शुगर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पेशेंट्स की हमारे यहीं पे है। उसका कारण एक तो हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए मरीजों की संख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही होगी। दूसरा है लाइफस्टाइल, धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सबके पास सहूलियतें हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई है, फास्ट फूड बढ़ गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गई है कल्चर की। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है बेसिकली, यानी कि जो रहन सहन का तरीका है, हमने अपने पुराने तरीके छोड़ करके नए वेस्टर्न तरीके अपना लिए हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, तो शुगर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आमतौर पर लोग जो हैं वो शुगर को टेस्ट भी नहीं कराते और कई बार 10-10 साल के बाद पता चलता है, क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो जैसे कहते थे कि आप 40 से अबव हो तब आप टेस्ट कराएं, लेकिन आज का जो सिनेरियो है जिसमें मॉरल ऑब्स्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हर घर में अब शुगर है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पता नहीं हो कि शुगर क्या होती है। पहले इस समस्या होती है इसलिए लोग टेस्ट नहीं करवाते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं टेस्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से भी थोड़ा कतराते हैं, थोड़ी बहुत फीस वहाँ पे भी लग जाते हैं पैसे, तो लोग चेक नहीं करें। लेकिन कैंप्स में जब भी हम चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कम से कम 10% आबादी को तो लगभग शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है। आज ही एक 14 साल का बच्चा आया, वजन जो है 13-14 साल की लड़की थी, वजन जो है 80 किलो है लगभग, शुगर इतने जल्दी आ गई है। तो ये समस्या आती जा रही है, छोटे बच्चों में देखने को ज़्यादा मिल रही है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पहले छोटे बच्चों में टाइप 1 शुगर प्रॉब्लम होती थी, यानी कि इंसुलिन वाली शुगर होती थी, टीके लगते थे, लेकिन अब बच्चों में मोटापा करके टाइप 2 डायबिटीज़ भी देखने को मिल रही है, जो पहले कम थी।
जैसे क्या कहना चाहेंगे कि थायराइड जो कि एक ऐसी बीमारी है जो लोग कई बार लाइटली ले जाते हैं, लेकिन थायराइड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। थायराइड के पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ज़्यादातर टाइम हल्का थायराइड प्रॉब्लम का पता नहीं लगता, क्योंकि इसके लक्षण है बहुत धीमे धीमे आते हैं। जैसे धीरे धीरे वजन बढ़ना है तो लोगों को लगता है या थकान होना है, कमजोरी होना, शरीर में सोजिश आना, तो उनको लगता है थकान कमजोरी शायद काम ज़्यादा है या स्ट्रेस है उस करके भी है, तो टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कई बार टेस्ट करने पे पता लग जाता है कि थायराइड करके प्रॉब्लम है। इलाज बहुत ही सरल है, कम खर्चीला है और इलाज जो है इसका कारगर इलाज है। बस दवाई लंबे समय लेनी पड़ती है, लेकिन टेस्ट करवा करके इलाज करके आप जो है अपने जो लक्षण है उसे निजात पा सकते हैं। हम बात कराएं डॉक्टर विक्रमजीत जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी है और न्यूरो का जो लिंक है वो सभी चीज़ों के साथ ही होता है और सभी तरह की फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हाँ जी, ये जो ਹਸਪਤਾਲ है सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल पिछले 40 सालों से जो ये ਏਰੀਆ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਰੋ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਤੇ 1 ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 1-2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ OT ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਐਂਡੋਸਕੋਪ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 55 ਬੈਡਡ ICU ਹੈ। आई थिंक जलंधर के बहुत घट हस्पतालों होएगा। 10 बैडड न्यूरो ICU, 10 बैडड CCU, 20 बैडड जनरल ICU, 10 बैडड HDU तो 5 बैडड आइसोलेशन ICU है। तो खास करके न्यूरो के पेशेंट्स लिए तुसीं एक तरह कह लो कंप्लीट पैकेज है, हर तरह का जिहड़ा इलाज है वो हुंदा है। तो डायगनोस्टिक दे विच भी जिहड़ी है 1.5 टेस्ला MRI CT तो होर जिन्नियां भी CT NGO वगैरह सारे टेस्ट होंदे आ। मतलब कहंदा भी पेशेंट नूं इधर उधर नहीं भजना पैंदा, इक्को जगह ते उहदा कंप्लीट जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो हो जाता है। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद सानू समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम, कैसी फीलिंग है आपकी सैक्रेड हार्ट के साथ? आप यहाँ आते हैं सेवा के लिए, क्या क्या कैसा है? सैक्रेड हार्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हमारा पहला ऑप्शन यही होता है कि सैक्रेड हार्ट आ जाओ। यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो ईज़िली हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, वेरियस डॉक्टर्स हैं तो ईज़िली हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है वॉट एवर वी आर हैविंग प्रॉब्लम। पसु यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस हॉस्पिटल फ्रॉम लॉन्ग टाइम। की कहना चाहोगे कि ये हॉस्पिटल जदों दे तुसीं इत्थे लगे हो, जिस तरीके दे सेवावां दे रहे हो, तो यू आर एंजॉइंग हियर? थैंक यू सो मच। तुसीं साडे हॉस्पिटल च आए, बहुत चंगा लगा। सर, सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल मकसूदा जलंधर एक प्रीमियम हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की नींह सन 1986 साडे डायरैक्टर डॉक्टर लॉरेंस ने रखी सी। उदों यह हॉस्पिटल के विच 2-3 ही सुविधावां स्पैशलिटीज़ होंदियां सीगियां ते एक छोटा जिहा सैटअप सी 50 बैड का। ईयर ऑन ईयर हॉस्पिटल हैज़ ग्रोन इन मैनी डिमेंशनस। अज के समय विच हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 200 बैड का है तो इत्थे सारियां ही सुपर स्पैशलिटीज़ ते स्पैशलिटीज़ है। सर, की कहना चाहोगे कि जिद्दां तुसीं सुपर स्पैशलिटीज़ की गल करी हैगी आ, इत्थे CT स्कैन, इत्थे MRI, इत्थे गुड्डे चूले बदलने, इत्थे न्यूरो दे ऑपरेशनस करने, इत्थे मोटापे की सर्जरी करनी, इत्थे लैप्रोस्कोपी सर्जरियां करनियां, की इत्थे जिहड़ा हैगा हुंदा? सर, हॉस्पिटल दे विच जदों कोई आपां प्रोसीजर करना है उहदे च 2 चीज़ां की रिक्वायरमेंट रहिंदी है। एक तो है कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ, दूसरा है मैडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिहदी सहायता दे नाल काम करते हैं। असी अगर गल करिए, साडे को स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन मेड कैथ लैब है जिथे साडे कार्डियोलॉजिस्ट दिल दी रोगां दी जांच कर सकते हैं, दिल दी नाड़ी छल्ला पा के खोल सकते हैं। साडे को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडुलर मेड इन जर्मनी ऑपरेशन थिएटर्स ने जिहदे च असी डेडिकेटेडली हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं। हार्ट की जिहड़े विभिन्न तरह के रोग ने, जिद्दां माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट हो गया, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो गई, असी कर रहे हैं। ये नाल साडे को इन हाउस कॉम्प्रीहेंसिवली CT स्कैनर्स ने, एक्सरे मशीनस ने, जर्मन MRI हैगियां ने एंड इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव यूनिट। अगर पेशेंट इत्थे आ जाता है तो साडे को एक ही फैसिलिटी के अंदर सारे डॉक्टर्स भी ने, सारी मशीनां भी ने, जिस करके उन्होंने अड जगह पर जाके सेवावां लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। ट्रॉमा साडी एक बैकबोन हैगी है
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ICUs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। DM ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DM ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ DM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਬਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1200 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਈ 1.5-200 ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ।